हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, नए लेक्चर में एक नई बुक की चर्चा शुरू कर रहे हैं। और बेटा, लास्ट टाइम इसके फर्स्ट चैप्टर पर हमने 9 लेक्चर लगाए थे। इस बार बेटा 4, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है जी, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। बेटा, बुक का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और बेटा, एनालिसिस कोई आपको तभी सिखा सकता है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है। ठीक है ना जी। तो बेटा, पहले चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं जहां हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में सीख लें सब कुछ। तभी तो उसके ऊपर बेस्ड एनालिसिस करेंगे। अब बेटा, ये जो चैप्टर है ना, कंपनी के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है। किसी पार्टनरशिप फर्म का नहीं है, किसी बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का नहीं है। एक बात बताओ बेटा, जब आप क्लास 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, अपने 2 चैप्टर किए थे क्लास 11th में। और वो ये सोल प्रोप्राइटरशिप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई थी 11th क्लास में। क्या सोल प्रोप्राइटरशिप किसी लॉ से, किसी कानून से गवर्न होता था? नहीं, कोई कानून नहीं लगता था सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर। जब कोई कानून ही नहीं लगता था, तो बेटा उसने कभी ये भी नहीं बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनानी है। जैसे आपको बनानी होती थी आप बना लेते थे। बेटा, पार्टनरशिप अभी हमने पढ़ी है, खत्म करी है बुक्स। बेटा, पार्टनरशिप जब हमने करी, पार्टनरशिप के ऊपर कानून तो लगता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पर बेटा, उस कानून में किसी भी जगह पे ये नहीं लिखा हुआ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनानी है। तो वहां पर भी आप बिल्कुल वैसे ही अकाउंटिंग कर देते थे, बिल्कुल वैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देते थे जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में बनाते थे। लेकिन बेटा, अब कंपनी लॉ की बात करूं, तो कंपनी लॉ पे कानून भी लगता है। कंपनी एक्ट 2013 वो ये भी बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी कैसे है। बेटा, अगर लॉ ने स्पेसिफाइड फॉर्मेट दिया है, तो आपकी और मेरी क्या मजाल कि हम उससे छेड़छाड़ कर लें। तो जैसा दिया है बेटा, बिल्कुल वैसा ही चलना है। ठीक है जी। तो अभी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चर्चा शुरू कर रहे हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां पर गिवन है, थोड़ी सी ये बात कर देता हूँ। बेटा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको गिवन है शेड्यूल 3 पार्ट 1 में। शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। बेटा, ये फॉर्मेट आज हम बैलेंस शीट का पढ़ रहे हैं, और 2 दिन के बाद एसपीएल की बात करेंगे, वो पार्ट 2 में गिवन है। फॉर्मेट में बेटा, सबसे पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, सेकंड कॉलम इज ऑफ नोट नंबर, थर्ड कॉलम है बेटा फिगर एस एट द एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। फिर फिगर्स एस एट द एंड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। बेटा, कंपनीज एक्ट ने कहा कि स्टेक होल्डर को सारी इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है जी, और डिटेल्ड में मिले। इसलिए आप एक साथ 2 फाइनेंशियल ईयर के बारे में सब कुछ बताएंगे। यानी कि अगर आपका करंट फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 24 को, तो एक तरफ डेटा होगा 31 मार्च 24 का करंट फाइनेंशियल ईयर का, और 31 मार्च 23 का दूसरी साइड डेटा होगा। ठीक है जी। इससे शेयर होल्डर को आसानी होगी कंपेयर करने में, और उनको सब पता लगेगा कि आप क्या क्या चेंज कर रहे हो। ठीक है जी। बेटा, सबसे पहले मैं बात करूंगा लाइबिलिटी साइड की। इसे हम बोलते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। वैसा अगर आप जानते हो, तो इक्विटी और इक्विटी शेयर कैपिटल में जमीन और आसमान का अंतर होता है। तो मैंने कहीं यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल में लिखा लिखा है इक्विटी एंड लाइबिलिटी। जब बेटा हम पार्टनरशिप में फॉर्मेट बनाते थे बैलेंस शीट का, या सोल राइटरशिप में बनाते थे, तो बेटा हम सबसे पहले लाइबिलिटी का कॉलम बनाते थे, फिर अमाउंट, फिर एसेट्स का कॉलम, फिर अमाउंट। बेटा, इसे ना हम हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट बोलते हैं। ठीक है जी। अभी हम क्या बना रहे हैं बेटा, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, इसे हम बोलते हैं वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। ये वर्टिकल फॉर्मेट क्यों है? क्योंकि बेटा, जहां हम ना सिर्फ पहले लाइबिलिटीज लिखेंगे, और जैसे ही लाइबिलिटीज खत्म होगी, इसके तुरंत नीचे एसेट्स लिखनी शुरू कर देंगे। ये कोई साइड ही नहीं है। ठीक है जी। तो हम वर्टिकली चलते जाएंगे, इसे हम बोलते हैं वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है जी। बाबू, लाइबिलिटी साइड में 4 मेजर हेड है। मैं लिखूंगा कम और बोलूंगा ज्यादा, क्योंकि नोट्स आपके पास भी तैयार पड़े हैं और मेरे पास भी इतना समय नहीं है बेटा। ठीक है जी। मुझे तो 2 लेक्चर का काम है, एक में कराना है, मेरे पास उतना ही समय है। 15 फैब को पैक करना है मेरे को विद पास्ट ईयर क्वेश्चन इस बुक को। बेटा, तो सबसे पहला और मेजर हेड है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड। ठीक है जी।
सेकंड मेजर हेड है लेकिन कोर्स का पार्ट नहीं है वो, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तो मैं उसको नहीं लिख रहा। थर्ड मेजर हेड है नॉन करंट लाइबिलिटी, मेरे हिसाब से सेकंड, और उसके बाद है बेटा करंट लाइबिलिटी। ठीक है जी बेटा, शेयर होल्डर फंड में भी तीन चीजें आती हैं पर एक कोर्स का पार्ट नहीं है, तो मैं दो की बात कर देता हूं। एक शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, और दूसरा बेटा रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल और दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस, इनके ऊपर मैं फर्दर बात करूंगा नोट नंबर 1 और 2 में। वैसे नोट नंबर 1 में कल पूरा करा चुका हूं। ठीक है जी, तो शेयर कैपिटल पे तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। क्या जाता है शेयर कैपिटल में, सब सिखा दिया। ठीक है ना जी, ये मेरी गले पे तलवार रखने वाले बहुत है, मेरे सर पे बंदूक रखने वाले, भैया ये नहीं कराया वो नहीं कराया, मैंने सारा करा दिया, तुम देख लो। ठीक है जी, कल कितनों ने ईमानदारी से रिवाइज किया? मैंने लोहा गर्म करके बेचा था, अब आपने ठंडा किया हो तो मुझे पता नहीं। ठीक है जी, अगर बैलेंस शीट कल रिवाइज नहीं करी ना, एक आध मौका हो रहा है भैया, कर लो, पछताओगे वरना। 6 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है इस बार। 6 नंबर थोड़े लग रहे हैं क्या आपको? तो उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी में चार बातें हैं, लेकिन उसमें से दो कोर्स का पार्ट नहीं है। चार बातें शॉर्टकट याद कराओ, क्या था? जल्दी भूल गए। एल्डोल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बेटा मैं सब पे बात करूंगा नोट नंबर 3 में इस पर, ये दोनों कोर्स का पार्ट नहीं है। नोट नंबर 4 में इस पर दोबारा बोल दूं एक बार। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ठीक है जी, करंट लाइबिलिटी का शॉर्टकट याद कराओ फटाफट से। एस्टॉस। ठीक है जी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये ट्रेड पेबल। ठीक है जी, अब मैं आपको बताता हूं लॉन्ग टर्म में, यहां पर देखो, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, सॉरी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बाबू ये ना लॉन्ग टर्म की ना आदत पड़ जाती है यार, ऐसी आदत नहीं है, शॉर्ट टर्म की भी पड़ जाती है, गंदी आदत है बेटा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, या ये मत लिखा ना अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, यहां पर लॉ ने लिखा हुआ है अदर करंट लाइबिलिटी, और ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन। जहां गलती हो सकती थी मैंने बता दिया आपको। ठीक है जी, इसकी बात करूंगा नोट नंबर 5 में, इसकी 6 में, इसकी 7 में, और इसकी 8 में। ठीक है जी, ये रट गया है ना, मेजर हेड सब हेड सब रट गए हैं ना, पक्की बात। आएगा क्वेश्चन कैसे ये भी बता देता हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन आना है, और आना कैसे है ये भी सुन लो बेटा। जैसे कि कोई आइटम आ जाएगी बैंक ओवरड्राफ्ट, आपसे पूछा जाएगा मेजर हेड बता दो सब हेड बता दो। कोई आइटम आएगी डिबेंचर्स, मेजर हेड बता दो सब हेड बता दो। अब मैंने कहीं डिबेंचर लिखा है या मैंने कहीं बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा है, बेटा इनके अंदर भी बहुत सारी आइटम्स है, बहुत सारी, तो हमें वो सारी पढ़नी है, और उसके बाद मेजर हेड और सब हेड। मैं चलो आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, ये चैप्टर मेरा इतना फेवरेट है, इतना फेवरेट है कि मैं आपको बता देता हूँ, जब मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चन शुरू करे ना कराने, देखो ऑब्वियस सी बात है हर टीचर पढ़ता है, भैया वो बोर्ड पे कराने जा रहा है पास्ट ईयर का पूरा पेपर, पहले पढ़ेगा। मैंने भी पढ़ा, कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में मुझे भी एरर आई, पर यकीन माने इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है कभी मुझे एरर नहीं आई, कभी भी नहीं। उसमें मेजर हेड सब हेड पूछे हुए हैं, मैं खुद से बताता अपने आप को कि ये होंगे, मैच करता हमेशा वही होते। इतना फेवरेट है कि कभी नहीं अटका। मैंने 20 साल रिकॉर्ड करे, 20 साल, हर एक में किसी में 6 आइटम, किसी में 8 आइटम, किसी में कितनी आइटम, इतना फेवरेट है, और इतना ही होना चाहिए आपका भी। ठीक है जी, चलो खैर आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। पहले बेटा करंट लाइबिलिटी क्या होती है इसकी चर्चा करते हैं, फिर वापसी करेंगे। क्या होती है करंट लाइबिलिटी? 11th क्लास की नॉलेज बता दो। विच इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन 12 मंथ। ये 11th क्लास की नॉलेज है बेटा। और उत्तर जी सामने देख रहे हैं सब बेटा। 12th क्लास की नॉलेज ये है कि करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी है जो चाहे तो 12 महीने में पे हो जाए या ऑपरेटिंग साइकिल में पे हो जाए, या 12 महीने में पे हो जाए या ऑपरेटिंग साइकिल में, हम करंट लाइबिलिटी बोलेंगे। इसके अलावा नॉन करंट लाइबिलिटी क्या है? ऑल अदर लाइबिलिटीज आर नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है जी, इसके अलावा बची हुई जितनी भी लाइबिलिटी है सब नॉन करंट होगी। अब बेटा ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? वैसे ये बिजनेस स्टडीज का मुद्दा है,
थोड़ी थोड़ी बात मैंने बिजनेस स्टडीज में इसकी की हुई है। लो यार पूरा ही लिख देते हैं। बेटा आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, कुछ महीने तक रॉ मटेरियल की फॉर्म में ही आपके पास रहता है, आप उसको कन्वर्ट करते हो डब्ल्यूआईपी में, कुछ महीने डब्ल्यूआईपी की फॉर्म में रखते हो, कन्वर्ट करते हो फिनिश गुड्स में, कुछ महीने बिकता नहीं है, फिर बेटा उधार पर बिकता है और फिर कहीं जाकर कैश रियलाइज होता है। रॉ मटेरियल से कैश तक पहुंचने का सफर, ये जो एक साइकिल पूरा हुआ, इसे हम ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। ठीक है जी। कई बार बेटा किसी किसी बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल बहुत बड़ा हो सकता है, ये 2-2 साल भी बड़ा हो सकता है, 3-3 साल भी बड़ा हो सकता है। जैसे कि मैं हमेशा वहां पर एग्जांपल देता हूँ लिकर कंपनीज का। बेटा लिकर कंपनी जिन भी चीज का रॉ मटेरियल इस्तेमाल करती है, जिन भी चीजों को 2-2 3-3 साल तक सड़ाती हैं उसको, आपने 2-3 साल सड़ाया उसको, ठीक है जी, फिर फिनिश गुड्स बना, फिर उधार पर बेचा, फिर कैश रियलाइज हुआ। अगर ये 2.5 साल में पूरा एक प्रोसेस हुआ, पूरा एक साइकिल पूरा होने में 2.5 साल लगे, तो अगर कोई लाइबिलिटी 2.5 साल में भी पे होगी ना, तो वो करंट होगी आपके बिजनेस के केस में। क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है, चाहे तो लाइबिलिटी 12 महीने में पे हो जाए, चाहे ऑपरेटिंग साइकिल में, वो करंट बनी रहेगी। तो अगर 2.5 साल में भी पे होगी तो करंट लाइबिलिटी कहलाएगी वो आपके केस में। समझ में आती है अच्छी बात आपको? क्लियर है? आगे बढ़ जाए, एक क्वेश्चन करते हैं जहां हम क्लासिफिकेशन करते हैं बेटा लाइबिलिटीज का, करंट और नॉन करंट। थोड़ा सा स्पीड पे करेंगे बेटा। लो पुत्र जी, इधर देखना जी। तो क्वेश्चन है का लाइबिलिटी एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन 13 मंथ। लाइबिलिटी 13 महीनों में पे होनी है, ठीक है जी। क्या 12 महीने वाली कंडीशन सेटिस्फाई है? क्या 12 महीने पे हो रही है? नहीं हो रही। क्या ऑपरेटिंग साइकिल में पे हो रही है? ऑपरेटिंग साइकिल 11 महीने का नहीं पे हो रही, तो ये नॉन करंट लाइबिलिटी होगी इस सिचुएशन में, ठीक है जी। और अगर ये उल्टी होती कहानी तो वेदर लाइबिलिटी इज पेड विद इन 12 मंथ, हाँ 12 महीने में पे हो रही है, दूसरी कंडीशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, दोनों में से एक सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो 12 महीने में ही पे हो रही है, तो ये क्या है? करंट लाइबिलिटी। वेदर लाइबिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन 12 मंथ, क्या 12 महीनों में पे हो रही है? नहीं 12 में नहीं पे हो रही। लेकिन क्या ऑपरेटिंग साइकिल में पे हो रही है? 14 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल है, हाँ ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर पे हो जाएगी, तो ये कैसी लाइबिलिटी है? करंट लाइबिलिटी है। सची पहचान हो गई? समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं बाबू? whether the liabilities expected to be paid within 12 month, नहीं 12 महीनों में तो नहीं पे हो रही। क्या ऑपरेटिंग साइकिल में पे हो रही है? 15 महीनों में पे हो रही है? नहीं बेटा 15 में भी नहीं हो रही, तो ऐसी लाइबिलिटी क्या होगी? नॉन करंट लाइबिलिटी होगी। कर लोगे सॉल्व? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ जाए, वापसी आ जाए बेटा। अब ना मैं सबसे पहले नोट नंबर 2 का डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूं, रिजर्व्स एंड सरप्लस का। नोट नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस। बेटा मेरे को 9 तरीके के रिजर्व्स की बात करनी है, लेकिन अभी मैं 8 की बात कर रहा हूं, 9 की बात एसपीएल के टाइम पर करूंगा, लास्ट टाइम भी कर दी थी आपसे बात। बेटा पहला रिजर्व है कैपिटल रिजर्व, दूसरा रिजर्व है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, तीसरा रिजर्व है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, चौथा रिजर्व है सिक्योरिटी प्रीमियम रीवैल्यूएशन रिजर्व, सरप्लस, अदर रिजर्व, अदर फंड। ठीक है जी। ज्यादा लिखने में टाइम खर्च मत कराओ, समझने में टाइम ज्यादा खर्च करा लो, कोई दिक्कत नहीं, 2 बार समझ लो वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है जी। कैपिटल रिजर्व के बारे में सब कुछ सब जानते हैं बेटा। अगर आप अपनी दुकान से कुछ कमा रहे हो, अपने बिजनेस से कुछ कमा रहे हो, उसे हम रेवेन्यू रिजर्व बोलते हैं या सरप्लस बोलते हैं, ठीक है जी। लेकिन दुकान के अलावा अगर मैं किसी और एक्टिविटी से कुछ कमा रहा हूं, तो उसे हम बेटा कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। जैसे कि बेटा अभी आप कर चुके हो शेयर वाली बुक, तो आप अगर किसी दूसरे का बिजनेस खरीदते थे, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन देन कैश, और वहां मुनाफा होता था, किस नाम से दिखाते थे? कैपिटल रिजर्व। समझ में आई बात? शेयर जब्त करने से कुछ कमाते थे, दुकान से तो नहीं कमा रहे, धंधे से तो नहीं कमा रहे, शेयर जब्त करने से कुछ कमाते थे, फोर फीचर से, किस नाम से दिखाते थे? कैपिटल रिजर्व। समझ में आती है कैपिटल रिजर्व क्या? बेटा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व और डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व देखो नाम के हिसाब से पूछा जा सकता है, पर क्या कोर्स का पैटर्न नहीं। कभी ना बेटा आपकी ना थर्ड बुक जो हमने खत्म करी है अभी, उसमें 3 चैप्टर हुआ करते थे, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, 3 चैप्टर हुआ करते थे।
जब बेटा रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर हुआ करता था ना, तो एक बात हुआ करती थी कि जब आप डिवेंचर रिडीम करोगे ना, उससे पहले ही उनके पैसे तैयार कर लोगे, ठीक है जी, और एक पर्टिकुलर रिजर्व में रखोगे, जिसे डीआरआर बोला करते थे हम प्यार से, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। आज की तारीख में सब नाम से पता होना चाहिए, चैप्टर नहीं है तो इसके बारे में मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन और नहीं दे सकता, ठीक है जी। ऐसे ही जब प्रेफरेंस शेयर रिडीम होते हैं उससे पहले एक पर्टिकुलर रिजर्व में पैसे रखे जाते हैं, उसे बोला जाता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सीआरआर, ठीक है, ठीक है बात। सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ ज्ञान देना है, सारा ज्ञान है। सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ बताऊं तो आगे बढ़ जाए बेटा। सरप्लस के बारे में बात करता हूँ, फिर रीवैल्यूएशन रिजर्व के बारे में बात करूंगा। सरप्लस क्या चीज है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11th क्लास में बनाया, उसका रिजल्ट आता था नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। बेटा नेट प्रॉफिट आया तो कैपिटल में जाके जोड़ देते थे 11th क्लास में, आज भी मैं वही कर रहा हूँ। आप कंपनी हो, आपके केस में नेट प्रॉफिट आया, अब यहाँ आप इक्विटी शेयर कैपिटल में नहीं जोड़ते लाके, रिजर्व एंड सरप्लस में यहाँ जोड़ देते हो बेटा। आप प्रॉफिट क्रेडिट होते हैं, लाइबिलिटी साइड पूरी क्रेडिट साइड है, लाइबिलिटी साइड में ही सरप्लस में लिखोगे। लेकिन अगर लॉस आया तो क्या बाबू? सबसे इंपॉर्टेंट बात, लॉस से क्वेश्चन आ सकता है। लॉस आया तो यही शो करना है एज अ नेगेटिव आइटम, सरप्लस में लिखना है नेगेटिव आइटम के तौर पर। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? क्लियर है बात? उसके बाद बेटा रीवैल्यूएशन रिजर्व, ये क्या चीज है? ऑल्दो सब बच्चे इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा, हमने पूरी पार्टनरशिप में इसकी बात की है। मान लो मैं टी फॉर्म बैलेंस शीट ही बनाता हूँ, उससे ही आइडिया देता हूँ आपको। आपने बेटा कभी ना 31 मार्च 1988 में एक लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी 2 लाख रुपए की, ठीक है जी, और आज भी आपकी बैलेंस शीट में 31 मार्च 24 तक उसको दिखाया गया 2 लाख, ठीक है। अब मान लो आप इसको रीवैल्यू करना चाहते हो, इसकी करेक्ट वैल्यू पे लेके जाना चाहते हो, और आज इस तारीख में इसकी करेक्ट वैल्यू 2 करोड़ हो चुकी है। मैंने एसेट साइड को 1 करोड़ 98 लाख से बढ़ा दिया बेटा, फिर एसेट्स और लायबिलिटी मीट आउट कैसे होंगी? होंगे ना मीट आउट। लायबिलिटी साइड में रीवैल्यूएशन रिजर्व्स के नाम से रीवैल्यूएशन कर दो, ठीक है जी, 1 करोड़ 98 लाख के हिसाब से रीवैल्यूएशन रिजर्व में डाल दो। समझ में आई बात? क्या है रीवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। और बेटा किसी भी आइटम के आगे रिजर्व लिखा हो, अदर रिजर्व, अदर फंड, किसी भी आइटम के आगे फंड लिखा हो तो बेटा यहीं पर जाएगी। जैसे कि पेपर में बहुत बार एक नाम आता है सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड नाम बहुत आता है बेटा, ठीक है जी। अदर रिजर्व में वो आप पढ़ भी चुके हो पार्टनरशिप में, वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर कोई और रिजर्व, कोई और फंड हो तो वो भी यहीं चला जाएगा, ठीक है पुत्र, आगे बढ़ जाए बेटा। अब मैं चला जाता हूँ नोट नंबर 3 पर, जहां मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो वो जी, तो सबसे पहले बात करते हैं लोन फ्रॉम बैंक और लोन फ्रॉम थर्ड पार्टी की बात करते हैं। बेटा आपने बैंक से लोन लिया, और आपने बैंक से लोन लिया बेटा टर्म लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया, प्रॉपर्टी गिरवी रखी, 7 साल के लिए लोन ले लिया। आपके बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल 6 महीने है, ठीक है जी, ना तो ये लाइबिलिटी 6 महीने में पे हो रही, ना 12 महीने में पे हो रही, नॉन करंट लाइबिलिटी है। नॉन करंट लाइबिलिटी में भी बैंक लोन कहाँ चला जाता है बेटा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में चला जाता है। आपने 7 साल के लिए लोन लिया, यही दिखाओ, या आपने किसी थर्ड पार्टी से लोन लिया। देखो बेटा जब आप थर्ड पार्टी से लोन लेते हो ना, तो सिर्फ बिजनेस ही जानता है उसकी इंटेंशन क्या है, कि वो कितने दिन में उतारेगा, या कितने महीनों में उतारेगा, या कितने साल में उतारेगा। आपके दिमाग में कि भैया मैंने लोन लिया, मैं आराम से उतारूंगा, अभी तो ब्याज ही दूंगा, 5 7 साल 10 साल तो मैं अपने पास रखूंगा ही लोन। जब आपकी इंटेंशन आपको क्लियर है कि आपने वापस ही नहीं करना विद इन 12 मंथ या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, तो बेटा नॉन करंट लायबिलिटी है। नॉन करंट लायबिलिटी में भी कहां दिखाओगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दिखा दोगे। क्लियर है बात? डन, आगे बढ़ जाए बेटा। डिवेंचर्स और पब्लिक डिपॉजिट की बात करते हैं, ऑल्दो इस पर तो हम प्रैक्टिकल भी कर चुके हैं बेटा। डिवेंचर और पब्लिक डिपॉजिट में ना बस एक ही बात का फर्क है, कि जब डिवेंचर इशू होते हैं कंपनी एसेट्स गिरवी रखती है, यानी कि दीज आर द सिक्योर्ड लोन्स,
और बेटा जब पब्लिक डिपॉजिट इशू होते हैं तो ये अनसिक्योर्ड होते हैं, कंपनी कोई एसेट गिरवी नहीं रखती, दोनों ही चीजें पब्लिक को बेची जाती है और पब्लिक से पैसे लिए जाते हैं। और बेटा अगर आपको डिवेंचर के बारे में कुछ 11th क्लास का भी ज्ञान है तो बेटा डिवेंचर कम से कम 5 साल के लिए इशू होते हैं, याद है ना, और मैक्सिमम 20 साल के लिए इशू होते हैं। तो आप ये भी समझ सकते हैं यार कम से कम 5 साल के लिए इशू हुए हैं, कैसे ये करंट लाइबिलिटी हो सकती है, नॉन करंट है ना। नॉन करंट में भी कहां जाना चाहिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। क्लियर है जी बात, समझ में आती है बात। बॉन्ड्स क्या होते हैं, ऑल्दो आपको बता देता हूं, मुझे स्लैश करके लिखना चाहिए डिवेंचर स्लैश बॉन्ड, कोई अंतर नहीं होता। पर बेटा बॉन्ड वरना ज्यादातर गवर्नमेंट लगाती है, ठीक है जी। गवर्नमेंट अगर डिवेंचर इशू करती है, गवर्नमेंट डिवेंचर नहीं बोलती, इसे बॉन्ड बोलती है। अगर आपको कुछ याद हो तो टी बिल्स, दूसरा नाम होता था जीरो कूपन बॉन्ड, याद है आपको बात, ठीक है जी। लेकिन आज भी देखा जाता है कुछ कंपनीज डिवेंचर इशू करती है उनको बॉन्ड बोलती हैं। तो बेटा डिवेंचर और बॉन्ड में कोई अंतर नहीं है, इट इज वन एंड द सेम थिंग। आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप परेशान ना हो जाओ, इसलिए मैंने बता दिया बेटा। क्लियर बात, कुछ रिपीट करना है बताओ। डन, स्पीड सही है, भाग तो नहीं रहे। और एक बार बताऊं, ये जो है ना यार बहुत खराब चीज है, इससे जितना मर्जी खिलवाड़ कर लो। जैसे ही मैंने बोला ना कि मैं 9 लेक्चर 4 में कन्वर्ट कर दूंगा, ये भी पलट गया, आपका भी पलट गया। अगर मैं बोल देता ना 9 को 18 में, आपका दिमाग बिल्कुल पलट जाता कि भैया मेरे को स्पीड और स्लो करनी है। ये बहुत खराब चीज है, दुनिया में सबसे खराब चीज है ये। आज कह दोगे ना कि मैथ का पेपर है 2 दिन के बाद, अचानक देख लेना प्री बोर्ड में 2 दिन में ही तैयारी करके बैठ जाओगे, और बोर्ड के पेपर में 6 छुट्टियां मिलेंगी ना, 6 में ही पूरी होगी, पूरी नहीं होती। ये है इसकी ताकत, इसको तो पागल बना के रखना चाहिए, ठीक है ना, तभी खुश रहोगे जिंदगी में जब इसका पागल बना के रखोगे। छुट्टी मिले 4, इसे प्रिपेयर करो 2 दिन में तैयार करना है भाई, कुछ है ही नहीं मेरे पास, 2 ही दिन है बस, फिर देखना कैसे होती है तैयारी। ठीक है जी। अभी कल परसों मैं बाहर था तो मैं सोच रहा था मैं रोज 4-4 घंटे 5-5 घंटे लगा के पढ़ता हूँ कि यार दिन भर में क्या पढ़ाना है, ठीक है जी। और इसके अलावा बाकी जो और पढ़ता हूँ वो तो पढ़ता ही हूँ, ठीक है जी। मैं बाहर था तो मुझे 12 बज गए, 1 बज गया आते आते, अब मेरे पास 2 ही घंटे थे, मैंने कहा 2 घंटे में पढ़ना है, क्या पढ़ाना है। उस दिन 2 घंटे में तैयार हो गया मैं, क्या 2 घंटे में। तो ये इतनी खराब चीज है ये, ठीक है ना जी। मैं स्पीड भी बढ़ा रहा हूँ, आपको लग ही नहीं रही स्पीड बढ़ रही है, कुछ रिवीजन है, कुछ पहले भी चीजें याद है, और कुछ ये तो है ही, ये मोल्ड हो चुका है मेरी बातों से। बेटा नोट नंबर 4 की बात करते हैं। बाबू मैं बात कर रहा हूं इसमें लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की, और इसके बाद आप मुझे रिवाइज कराएंगे, मैं और आगे नहीं बढ़ाऊंगा बात को, ठीक है ना जी। एक दिन में जितना हो सकता है उसको ही रखते हैं। बेटा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की बात करते हैं, 5 तरीके के प्रोविजन इसमें आ सकते हैं। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, पूरा तो ना लिखो, ऐसे ही छोड़ दो। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, प्रोविजन फॉर अर्नड लीव, और प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर वारंटी। पहले बेटा इसकी बात करते हैं। आप एक ऑर्गेनाइजेशन और लेट्स सपोज की बात करते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है टाटा वोल्टास, ठीक है जी। वोल्टास एसी बेचती है मार्केट में, और बेटा जब एसी बेचती है मार्केट में तो आपको गारंटी दी जाती है एसी की 3 इयर्स 5 इयर्स, कंप्रेसर की वारंटी 10 साल ऐसे दी जाती है ना। किसी एक पार्ट की वारंटी थोड़ी ज्यादा दी जाती है, बाकी ओवरऑल वारंटी गारंटी थोड़ी कम दी जाती है। अब बाबू अगर आपने वारंटी दी है किसी चीज की, तो आपके सर पे एक लाइबिलिटी तो खड़ी हुई है। अब आपको भी पता बहुत अच्छे से कि अगर हमारे 1000 एसी बिक जाएंगे तो कम से कम 10 वापस आएंगे, ठीक है ना जी। कभी ना कभी लोग वारंटी क्लेम करने आएंगे, उसमें कोई कमी आएगी, आप अपने सर्वे से बात जानते हो, ठीक है जी। लेट सपोज कि आप एक एसी बेचते हो 32,000 का मार्केट में, 1 टन का या 1.5 टन का, ठीक है। लेट सपोज यही बात करते हैं, और 1.5 टन के 1000 एसी बिक गए, आपको पता है 10 वापस आते हैं। और आपको ये भी पता है कि जब 10 वापस आते हैं, एक पर मेरा खर्चा एवरेजली ना लेट सपोज 16,000 रुपए का, ठीक है जी। यानी कि 1,60,000 रुपए का मेरे सर पे कर्ज आ जाता है जैसे ही 1000 एसी मार्केट में बिक जाते हैं। आपने फटाफट से अपने प्रॉफिट में से एक अमाउंट सेट असाइड किया, प्रोविजन का बेसिक मतलब तो समझते हो ना, अपने प्रॉफिट में से एक अमाउंट सेट असाइड करना फॉर द नॉन लाइबिलिटी इस प्रोविजन। अपने प्रॉफिट में से 1,60,000 रुपए साइड करे, रख दिया प्रोविजन फॉर वारंटी के नाम के।
कोई ना कोई वारंटी क्लेम करने आएगा, मेरे भैया पैसे लगेंगे, तो अलग कर लो पहले उसको। ठीक, प्रोविजन फॉर वारंटी। आगे बढ़ जाए बेटा, प्रोविजन फॉर अर्न्ड लीव। अच्छा, ये नॉन करंट में क्यों किया भाई? 5-5 साल की वारंटी देके बैठे हो, क्या पता 12 महीने में राइज होगी कि नहीं, इसीलिए किया नॉन करंट लायबिलिटी। क्लियर है ना बात? बाबू, प्रोविजन फॉर अर्न्ड लीव। अर्न्ड लीव क्या होता है बेटा? आप कभी भी कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन करते हो तो वहां कुछ ना कुछ छुट्टियां आपको अलाउड होती है, ठीक है ना जी? सिक लीव करके, मेडिकल लीव करके, या और ब्ला ब्ला, बहुत सारी लीव अलाउड होती है। ठीक है जी, मान लो आपको 30 छुट्टियां अलाउड है साल भर में करनी, और आपने बेटा 5 ही छुट्टी करी, 25 छुट्टी में भी चले गए और वहां पर सर्विसेज दे दी। बेटा ऐसे होते हैं ना कुछ लोग जिंदगी में जो बहुत ज्यादा वर्कोहोलिक होते हैं कि भैया काम ही करेंगे, कुछ नहीं होता, कमा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, इतनी महंगाई ये वो। वो अगर आपने ये छुट्टियां नहीं करी और आपने जाके अपनी सर्विसेज दे दी, तो इसके बदले में एम्प्लॉयर आपको पे करता है। ठीक है जी, अब मेरी कंपनी ने पे करना, मुझे पता है भैया, मेरी कंपनी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अगर मैंने 2000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है तो 10-12 तो होंगे ना पागल, जो आएंगे छुट्टी के दिन भी, जिनको मुझे पे करना पड़ेगा। तो मैं पहले से ही अपने प्रॉफिट में से एक अमाउंट सेट असाइड करता रहता हूँ कि प्रोविजन फॉर अर्न लीव, मुझे कुछ लोगों को छुट्टियां लोग कमा लेंगे, पे करना पड़ेगा। क्लियर बात? समझ में आई बात? प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड में समझाना नहीं चाहता, मैंने बहुत बार समझाया भैया इस साल में। बताओ, पता है प्रोविडेंट फंड सबको? छोड़ दो? पक्का? शिविका का हो सकता है कि ना पता हो, मेरे बीएसटी को है, ठीक है ना? छोड़ दें? चलो ठीक। तो वो प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी की एक बार थोड़ी सी बात कर देते हैं। ग्रेचुटी का मतलब तो आप समझते ही होंगे ना बेटा, सम्मान देना। जब भी कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाता है, लेकिन उसने 5 साल से ज्यादा की सर्विसेज आपको दी होती है, कॉन्टिन्यूस 5 इयर्स की सर्विसेज दी होती है, तो बेटा आप उसको सम्मान देते हो, और ये सम्मान पैसों में दिया जाता है। ठीक है जी? अब मैं कहता हूं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग ऐसे जिनको 5 साल से ज्यादा हो गए काम करते हुए, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है जी, लेकिन किसी की रिटायरमेंट कब ड्यू है, किसी की रिटायरमेंट कब ड्यू है, ठीक है जी? या तो रिटायरमेंट में आपको पैसा दोगे, या वो जब जब लेफ्ट करेगा तब दोगे। आपको तो नहीं पता कब लेफ्ट करेगा, लेकिन आपने आज से ही प्रोविजन बनाना शुरू कर दिया, भैया इसके लिए भी पैसा अलग रख लो, इसके लिए भी, इसके लिए भी, ये भी जा सकता है। जब भी जाएंगे, क्योंकि ये सब 5 साल पूरे कर चुके हैं, पैसा आप काफी सारा अलग रख लेते हो, और नॉन करंट लाइबिलिटी में प्रोविजन बना देते हो, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी। क्लियर है बात? और बेटा ये पेपर में काफी बार नाम आता है, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, ये भी प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट है, ये भी प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट है, ये भी प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट है। इन तीनों के नाम ना आके कई बार ये नाम आ जाता है, अलग से कुछ नहीं बताना इसमें, ये तीनों ही तो प्रोविजन है। एम्प्लॉय बेनिफिट का एग्जांपल ही तीनों है, और कोई एग्जांपल ही नहीं। पर ये नाम पेपर में सबसे ज्यादा आया हुआ है, इतना तो ये कभी भी नहीं आएगा इंडिविजुअली जितना वो खेला आया हुआ है। क्लियर? अच्छी बात। ठीक, लगता है आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय बाय।